नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह भारत सहित उसके कुछ पड़ोसी देश जो कि बिम्स्टेक में शामिल हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके लिए भी यह टॉपिक खासा इंपॉर्टेंट हो गया है। टॉपिक है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र यानी कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की बात करेंगे। हम इसमें यह भी देखेंगे कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं, जो बिम्स्टेक के हिस्सा हैं, उसके साझेदार देश हैं, उनकी ऊर्जा जरूरतों को किस तरह से पूरा करेगा। इस टॉपिक के साथ हम बिम्स्टेक की संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में समझेंगे, उसके उद्देश्य को भी जानेंगे, वह क्यों महत्वपूर्ण है, सार्क के बाद हमें क्यों जरूरत पड़ी बिम्स्टेक को, इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। उससे पहले आपके लिए संस्कृति आईएएस एक तोहफा लेकर के आई है और तोहफा है होली के रंग बिरंगे त्यौहार पर आपको संस्कृति आईएएस इन कोर्सेज पर 50% तक की भारी छूट दे रही है। कोर्स कौन कौन सा है एक बार देख लीजिए। लाइव कोर्स यदि आप लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, पेन ड्राइव कोर्स लेते हैं, या फिर जो स्टूडेंट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले रहे हैं डीएलपी कोर्स, उन सभी कोर्सेज पर 50% तक की छूट दी जाएगी आपको। और छूट की जो अवधि रखी गई है वह 1 से 10 मार्च के बीच तक का रखा गया है, यानी कि इस अवधि में 50% की छूट पर आप इन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्द कीजिए और लाभ उठा करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाइए। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह जो खबर है आजकल सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं और यूपीएससी के हिसाब से क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि ये जो बिम्स्टेक कंट्री हैं इनके बीच बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापना की बात की गई थी, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बनाने की बात। तो भारत ने, जो कि इसका एक बड़ा साझेदार देश है, भारत ने इसकी गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर फैक्ट है जिसको अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से कि पहली बात तो भारत ने इसकी मेजबानी की है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो सबसे पहली बात कि भारत ने इसकी मेजबानी की है। इसका नाम क्या है? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक ये हुई है। गवर्निंग बोर्ड यानी कि ये जो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है इसके कामकाज को देखना, कैसे ये आगे शासन इसका होगा, किस तरह से ये काम करेगी, कैसे कंट्रोल इसका किया जाएगा, इस सब चीज़ों के लिए गवर्निंग बोर्ड होती है किसी संस्था की। तो उसकी पहली बैठक भारत के द्वारा मेजबानी में की गई है। यह कहाँ हुई है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके और क्या क्या पहलू हैं और क्या क्या बातें की गई इस बैठक में। देखिए, जब ये बैठक हुआ तो ये तो समझ में आता है कि ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पहल की गई है जो बिम्स्टेक के साझेदार कंट्री हैं उनके साथ। यहाँ भारत की जो पड़ोसी पहले यानी कि नेबरहुड फर्स्ट की बात की गई है और एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी भारत की है उस पर जोर दिया गया। यानी कि नेबरहुड फर्स्ट कहने का मतलब है गुजराल सिद्धांत, जो आप गुजराल सिद्धांत पॉलिटी में पढ़े होंगे और आईआर में भी आपने इसे पढ़ा होगा। तो गुजराल सिद्धांत की जब बात की जाएगी, गुजराल सिद्धांत क्या है, चलिए एक लाइन में मैं बता देता हूँ। गुजराल सिद्धांत यह है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, चूंकि भारत जो दक्षिण एशिया में है, तो आप देखेंगे इसका लोकेशन भारत का दक्षिण एशिया का, यहाँ एक यह बड़ा साझेदार देश है, बिम्स्टेक का भी, सार्क का भी है, और यहाँ बाकी जो इसके देश हैं इसके सीमा से लगते हुए या इसके पड़ोसी देश जो इसके साथ ये सीमा साझा नहीं भी करता, वो छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, या श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सभी। तो ये सभी क्या छोटे छोटे देश हैं भारत के सापेक्ष में, ठीक है। तो और भारत की इकोनॉमी भी बड़ी है, सैन्य पावर भी इसके पास ज़्यादा है, तो बड़े भाई की भूमिका में कहीं ना कहीं यहाँ भारत दक्षिण एशिया में आ जाता है। तो इस पर फिर जिम्मेदारी भी अधिक है, इस क्षेत्र की शांति, समृद्धि, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहाँ आ जाती है। तो गुजराल सिद्धांत ये कहता है कि भारत अपनी पॉलिसी में इन छोटे देशों के लिए थोड़ी सी उदारता दिखाए, है ना। अगर यहाँ कोई समस्या आ जाए तो ये दिल खोल करके उसकी मदद करे। जैसे श्रीलंका में आर्थिक संकट आया तो भारत ने मदद की, अफगानिस्तान में ऐसा हुआ तो भारत ने मदद की। तो अगर इस तरह की कंडीशन कहीं भी बने या कोई भी पॉलिसी हो, द्विपक्षीय वार्ता हो या कोई ऐसा मंच हो जैसे बिम्स्टेक जैसा मंच हो, तो जो पड़ोसी देश हैं, छोटे देश हैं, उनको बढ़ावा दे भारत, उनकी बातों को सही से समझे, यह गुजराल सिद्धांत कहता है, ताकि इस क्षेत्र में जो है भारत की स्थिति अच्छी हो सके और सभी एक साथ
साथ सभी आगे बढ़े ताकि दक्षिण एशिया का जो ये क्षेत्र है वहाँ समृद्धि आ सके। तो एक तो पड़ोसी देशों की जो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात की गई, गुजराल सिद्धांत से जहाँ से निकला, और एक्ट ईस्ट की बात कही गई। एक्ट ईस्ट का मतलब है इससे पहले जो बात की गई थी वो लुक ईस्ट की बात की गई थी, यानी कि पूरब की तरफ देखो। लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट आ गया। तो पहले ये हुआ कि लुक ईस्ट में जो भी आसियान कंट्री हैं, म्यांमार है या उधर बांग्लादेश भी पड़ जाता है, थाईलैंड है, तो वहाँ उसके साथ संबंध कैसे उन देशों के साथ हम बेहतर करें इसकी बात की गई। अच्छा, उसके बाद हुआ कि एक्ट ईस्ट, सिर्फ उधर देखो ही मत, उधर पहल ही मत करो, अब उनके साथ साझेदारी बढ़ाओ, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, तो उनके साथ साझेदारी बढ़ाओ। इससे फायदा भारत को क्या होगा, एक्ट ईस्ट से यहाँ जोड़ के देखिए, इस तरह से आपको जोड़ के पढ़ना है हर चीजों को। तो यहाँ पर भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य जो है, सेवन सिस्टर्स की बात जो की जाती है वह इसी एरिया में पड़ता है। और भारत का जो चिकन नेक पड़ता है, ये देखिए, ये जो कॉरिडोर पड़ता है, चिकन नेक कॉरिडोर पड़ता है, केवल 26 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पड़ती है। तो इधर भारत अगर देखता है थाईलैंड म्यांमार की तरफ, तो हमारे जो यहाँ सेवन सिस्टर स्टेट हैं वह अपने आप मजबूत होगा, यहाँ से व्यापार होगा। तो इन सेवन सिस्टर्स जो सीमा रेखा क्षेत्र है यहाँ पर एक तो सुरक्षा की स्थिति मजबूत होगी और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से जो लोग पलायन करके दिल्ली या देश के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं वह भी यहाँ रुकेगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। तो कहने का मतलब है कि भारत का ही कुल इन चीजों में फायदा है, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में भी। तो 2-3 चीजें तो आपको यह क्लियर हो गया होगा। उससे आगे चलते हैं, यह कहाँ लगेगा, तो भारत केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे यह पड़ता है, कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान। इसी परिसर में इसका जो कैंपस है इस इंस्टीट्यूट का, इसी कैंपस में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र खोला जाएगा, वहां इसकी स्थापना की जाएगी। गवर्निंग बोर्ड ने इस मीटिंग में यह तय किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यह बात तो हम जान गए कि खबर में अभी क्या है। तो 2-3 चीज, जैसा कि मैंने कहा कि अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आपको देखना है कि गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक हुई थी किसकी, तो यहाँ बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की भारत मेजबानी इसकी कर रहा है। इसके कुछ पहलू यहाँ पर आपको दिख गया। ये केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में इसकी स्थापना की जाएगी। अब लेकिन वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिम्स्टेक क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है, क्योंकि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र अगर बन रहा है तो बिम्स्टेक देश को समझे, उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले एक स्टोरी समझिए कि सार्क एक संगठन है। सार्क में इसमें 7 देश हैं, उसमें इससे अधिक है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, मालदीव भी है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता जो है बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नहीं है। तलखी बनी हुई है अपने आज़ादी के वक्त से ही, जब ये दोनों देश आज़ाद होते हैं। तो सार्क में क्या हो रहा था, भारत जिस भी नीति को लाता था, जो भी पहल योजनाएं चलाता था, पाकिस्तान उसमें अड़चन लगाते रहता था। तो सार्क क्या होने लगा, धूमिल होने लगा। उसका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने लगी। तब भारत क्या किया, बिम्स्टेक पर जोर देने लगा। बिम्स्टेक जो संस्था है इसी को बढ़ाया और इस पर अच्छे से काम करने लगा, ताकि बाकी ज़्यादातर देश जो है इसमें शामिल हैं ही, जो सार्क वाले थे, तो क्यों ना इनके साथ रिश्ते को बढ़ाया जाए। तो फिर बिम्स्टेक की बात की जाने लगी। अब बिम्स्टेक क्या है, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए, बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी, आप ध्यान में रखिए सबसे पहले, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो भी देश हैं उनके बीच बहुआयामी संगठन है। बहुआयामी क्षेत्र में एक सहयोग करने वाली संगठन है, जिसमें खास करके तकनीक और आर्थिक स्थिति को लेकर के बात की जाती है। मोटा मोटी ये मामला है। चलिए अब इसको डिटेल्स में बता भी देता हूँ। देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जा रही है, इसको जाना जाता है। अच्छा, अगर आप इसे समझ गए, बिम्स्टेक को सही से समझ गए, तो आप इसके पूरे उद्देश्य को यहीं समझ जाएंगे। इसी में, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है इस संगठन का। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो जाएगा, तो आगे कभी आप मैगजीन पढ़ते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, तो बार बार बिम्स्टेक आएगा, तो फिर से आपको गूगल करके बिम्स्टेक के बारे में या नोट पलट के बिम्स्टेक के बारे में पूरे पढ़ने की जरूरत होगी नहीं। तो जरा देख लीजिए, बिम्स्टेक का मतलब यहाँ हो गया, देखिए, बी फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, यानी कि बे ऑफ बंगाल में एक पहल किया गया है। पहल क्या किया गया है, तो मल्टी सेक्टोरल, विविध आयामी पहल है अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। इसमें विविधता है इस पहल में, और उस पहल में विविधता क्या है, तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक की बात की गई है, यानी कि तकनीक और आर्थिक गतिविधि की बात की गई है। और इसका
एक सहयोग की बात की गई है, कोऑपरेशन की बात की गई है। तो नाम में ही पूरा इसका जो है मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए, इसके सदस्य देश जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल की जो खाड़ी है उसके तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों के जो देश हैं वह शामिल है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं देख लीजिए आप। जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, तो उसके इर्द गिर्द के देशों की संख्या देखिए, 7 संख्या है इनकी। अब समझ लीजिए, यहाँ पर भारत है ही एक बड़ा देश, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, आसियान कंट्री के ये 2 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और श्रीलंका है। यहाँ ध्यान देना है कि इसमें मालदीव शामिल नहीं है, श्रीलंका ही केवल है, मालदीव सार्क में शामिल है। तो ये 7 देश मिलकर के इस संगठन को चलाते हैं। अभी जो बीईसी का पहल हुआ है, पहली बैठक हुई है, उसका फायदा भी इन्हीं 7 देशों को मिलेगा। अब इसके और क्या क्या उद्देश्य हैं बिम्स्टेक संगठन के, उसे समझ लीजिए एक बार। क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करने की बात की जा रही है, यानी कि आपसी सहयोग को बढ़ा करके यहाँ पर व्यापार को और बढ़ाया जाए। जो ये 7 देश हैं, इन 7 देशों में कई तरह के व्यापारिक जो है समझौते होंगे, कई तरह के द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं। कोई विवाद हो तो वो बिम्स्टेक के मंच पे आकर के उसका समाधान ढूंढे, इसके लिए बात की गई है, ताकि इस क्षेत्र का, इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र का तीव्र आर्थिक विकास संभव हो सके। अब चलिए, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना। जैसा कि मैंने पहले नेबरहुड पॉलिसी में बताया था, किसी भी देश को यह ना लगे कि वह कमतर है, भारत या किसी भी सापेक्षता में किसी भी देश से किसी भी मुद्दे पे ना लगे, तो सभी एक दूसरे का सहयोग करें। क्योंकि देखिए, इस क्षेत्र में जितने भी देश मौजूद हैं, सभी के लगभग चुनौती और समस्याएं एक जैसे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सभी का समाधान जो है वह भी एक ही होगा। तो सहयोग करें और समानता की भाव रखें। ये नहीं कि कोई देश छोटा है तो उसको फिर हम इस तरह से उसको दबाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर यहाँ सहयोग समानता रखता और खास करके भारत, तो चीन के चंगुल से ये जो छोटे छोटे देश हैं ये सभी बचे रह जाएंगे। नहीं तो जैसे श्रीलंका को आप जानते हैं डेट ट्रैप में फंसा हुआ है चीन के साथ, ऐसे बाकी देशों की भी स्थिति है, तो भारत के लिए फिर चुनौती हो जाएगा सामरिक दृष्टिकोण से भी। सामाजिक प्रगति में तेजी लाना। अगर यहाँ आर्थिक विकास होता है, सहयोग समानता की बात की जाती है, तकनीक का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, कृषि पर साझेदार बनेंगे, तो क्या होगा, सामाजिक प्रगति होगी। यहाँ के लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता है वह अपने आप बढ़ जाएगा। इस 7 देशों के लोगों के क्षेत्र में समान हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। मैंने पहले ही कहा कि इस क्षेत्र में जो देश रहते हैं उनके हित जो हैं समान हैं। सभी देश लगभग कृषि पर निर्भर करते हैं, सभी के जैसे एक कल्चर उनका है और भाषा संस्कृति लगभग जो है साझा करते हैं एक जैसा। तो क्यों ना फिर एक साथ समान हित है तो एक साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक मंच पे एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। अब देखते हैं बिम्स्टेक की उत्पत्ति की बात जरा हम देख लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से यह जो बिम्स्टेक है वह उत्पत्ति में आया था। अच्छा, इसका सचिवालय जान लीजिए कि सचिवालय कहाँ है। इसका सचिवालय आपको जानना जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। इसका जो सचिवालय है वह ढाका में है। ठीक है, वह ढाका और यह पड़ता है बांग्लादेश में। 2014 में यह स्थापना की गई। ढाका में जो इसके सचिवालय की स्थापना की गई 2014 में, तो ये ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे। तो यहाँ पर 1997 में बैंकॉक घोषणा जब हुआ था उसके माध्यम से बिम्स्टेक जो है अस्तित्व में आया था, और 2014 में ढाका में बांग्लादेश जो राजधानी है ढाका, वहाँ पर इसका सचिवालय बना दिया गया। गठन जब हुआ था तब इसमें केवल 4 सदस्य हुआ करते, जैसा कि मैंने बताया कि अभी इसमें 7 सदस्य हैं, लेकिन जब गठन हुआ था तो उसकी संख्या 4 ही थे। 4 देश ने ही मिलकर इसका गठन किया था, और इसलिए इसे पहले क्या कहा जाता था, बिस्ट ईसी। आप बिस्ट इसका नाम देख लीजिए, बी फॉर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, और ईसी मतलब हुआ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से जाना जाता था। लेकिन कालांतर में इसमें और ज़्यादा देश जुड़ते चले गए। जैसे कि अगर आप दिसंबर का महीना था, दिसंबर वर्ष 1997, उस वक्त म्यांमार इसके साथ जुट गया, इस संगठन के साथ। फिर 2004 में, तकरीबन जून जुलाई के पास की स्थिति है ये, जून में 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बन गए। ठीक है, तो 4 पहले से था, म्यांमार 97 में फिर
दिसंबर में आया, तो 5वां देश, और 6ठा नेपाल और 7वां नेपाल जून 2004 में आ रहा। शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया पूरी तरह से, क्योंकि ये 4 देश पहले थे इनके नाम पे और फिर बढ़ गया, अब बे ऑफ बंगाल पूरा आ गया, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया, तो पूरा नाम भी बिम्स्टेक पड़ गया इसका। अब बिम्स्टेक का महत्व क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी एक चीज़ बताया कि सार्क जो था, भारत के उद्देश्य से पहले नज़रिए से देखिए, सार्क जो था वह विफल हो रहा था, पाकिस्तान हर मामले में अड़चन डाल रहा था, तो बहुत ज़रूरी हो गया था एक संगठन जहां भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ एक मंच साझा करे और जो भी समस्या हो उसका समाधान वहां पर ढूंढ निकाले, ताकि गतिरोध जो है इस क्षेत्र में और ना बढ़े। तो बिम्स्टेक का एक महत्व भारत के नज़रिए से यह हो गया। बाकी पड़ोसी देशों के लिए क्या महत्व था, इस पर जरा विचार कीजिए। पड़ोसी देशों के लिए भी, अब जैसे भारत इस क्षेत्र का एक बड़ा देश है, अभी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बहुत अच्छा है, तो बाकी पड़ोसी देशों के लिए भी यह ज़रूरी है कि भारत से वो टेक्नोलॉजी साझा कर ले, भारत जिन क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहा है वहाँ से आके सीखे, ट्रेनिंग ले। इन सब चीज़ों के लिए इस संगठन की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का यह जो बिम्स्टेक है वो अवसर प्रदान करता है इन देशों को। पहले तो बात की गई नेबरहुड फर्स्ट, जिसकी बात मैंने की ही कि गुजराल सिद्धांत से निकला है, तो फिर इसको आप बार बार ध्यान में रखें कि मेंस का जब आंसर राइटिंग आप करेंगे तो इन सब चीज़ों को यदि आप आंसर राइटिंग में लिख लेते हैं तो आपकी जो क्वालिटी है आंसर की काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। तो नेबरहुड फर्स्ट की बात की गई। एक्ट ईस्ट मैंने समझाया है इससे पहले कि इस बात की जा रही है कि पूरब के तरफ अब देखो ही नहीं, बल्कि पूरब के साथ आप सहयोग बढ़ाओ और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास, जिसकी बात भी हमने पहले कर ही ली है कि पूर्वोत्तर राज्य, अगर आप एक्ट ईस्ट करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य वहाँ पड़ते हैं, 7 सिस्टर स्टेट हमारा वहाँ है, और वहाँ जो कॉरिडोर है तो वह कॉरिडोर के वजह से हमें डर रहता है कि कहीं चीन उस पर आधिपत्य ना स्थापित कर ले। तो इस वजह से इन स्टेट का जो हमारे साथ सहयोग रहता है तो फिर हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है वह भी समृद्ध होगा, वहाँ का विकास होगा, वहाँ जो एक अलगाववाद की समस्या है पूर्वोत्तर में वह भी दूर होगा। विकास जो है कई चीज़ों का अपने आप में ही जवाब होता है, कई समस्याओं का। सहयोग के क्षेत्र क्या क्या है, जरा इन चीज़ों को देखिए। इन 7 देशों के मध्य की बात की जा रही है, जैसे कि व्यापार और निवेश की बात की जा रही है। ये 7 देश चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ाएं, निवेश बढ़ाएं। निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, FDI बढ़ेगा इस क्षेत्र का और FPI बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इस क्षेत्र का विकास भी होगा, इस क्षेत्र का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ पे स्टार्टअप्स होंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी दर घटेगी, और बेरोजगारी दर जब घटेगी तो क्राइम का स्तर भी घटता है, और जब क्राइम का स्तर घटेगा तो समाज में सुख शांति आएगी, तो लोगों का जीवन स्तर अपने आप गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ जो है, सभी बातें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है कि तकनीक एक दूसरे से जरूर साझा करें और साथ में रिसर्च करें। जैसे इस क्षेत्र का ध्यान है आपको तो इसरो स्पेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसरो जो सैटेलाइट लेके जाती है वहाँ जो कुछ इनपुट हमें मिलता है तो उसका सहयोग बिम्स्टेक देशों को भी हम भारत सरकार देती है। यदि मान लीजिए इन 7 देशों में से मान लीजिए श्रीलंका को अपना कोई सैटेलाइट भेजना हो, बांग्लादेश को भेजना हो या म्यांमार को, तो इसरो से बात कर ले, भारत सरकार से बातें करें, उसके सैटेलाइट को इसरो लॉन्च कर दें। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि PSLV और GSLV हमारे पास है, ठीक है, इसरो के पास है, हम इस पे अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो यह जो तकनीक का फायदा है भारत के पास है, बाकी क्षेत्रों को मिल सकता है। दूसरी बात की जा रही है ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा चैप्टर जहां भी मिले आप उसे पढ़ डालिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्षेत्र में भी ऊर्जा की बात की गई है। यह जो बैठक भी हुआ है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, उसमें भी ऊर्जा की ही बात की जा रही है। तो ऊर्जा समस्या भविष्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है, जिस तरह से हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे तरह तरह की पारिस्थितिक समस्या हो रही है, तो नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने की जरूरत है, यानी कि वैकल्पिक क्षेत्र को हम पहचानें। सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, तो इसीलिए इस क्षेत्र में ये 7 देश एक साथ आके सहयोग की भावना से काम करें। परिवहन और संचार की बात की जा रही है कि इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, भारत के साथ ही देखिए, तो व्यापार बढ़ाने के लिए भारत उस क्षेत्र का, म्यांमार के साथ अगर आप ध्यान हो तो म्यांमार के साथ बहुत लंबी बाउंड्री भारत जो है साझा करता है, चाहे वो नागालैंड का हो, अरुणाचल का हो, त्रिपुरा का हो,
फिर अगर आप नेपाल के साथ देखेंगे तो यूपी और बिहार, उत्तराखंड हमारा बॉर्डर साझा करता है नेपाल के साथ। यही स्थिति भूटान के साथ है, सिक्किम साझा करता है। तो यदि हम व्यापार को बढ़ाएं, इस क्षेत्र में परिवहन को बढ़ाएं, संचार को बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा, व्यापार सुगमता बढ़ेगी। क्रॉस बॉर्डर जो प्रोडक्ट जाता है, गुड्स एंड सर्विस, उसका हमें फायदा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, अपार संभावना है पर्यटन को बढ़ाने की। इस क्षेत्र में इतना काम ही नहीं किया गया अभी तक यहाँ पर। और बिम्स्टेक के साथ जुड़ करके बिम्स्टेक को आगे ले जा करके भारत यही चाहता है। अब इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इनकी साझी विरासत है, साझी संस्कृति है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड ये फील करेंगे, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे वो नेपाल के लोग। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं नेपाल में, वहाँ जा क्यों? क्योंकि वहाँ पर्यटन बढ़े, लोगों को लगे कि हम सिर्फ एक देश दूसरे देश से नहीं जुड़ा हुआ है, पीपल टू पीपल कनेक्शन हमारा बढ़े, लोगों से लोगों का जुड़ाव हो जाए। तो इसलिए अगर ऐसा होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और ये सब चीज़ क्या है, सॉफ्ट पावर है। पर्यटन सब क्या होता है, सॉफ्ट पावर होता है। जब आप IR पढ़ेंगे तो इन सब टर्म को पढ़ेंगे तो ध्यान से करंट अफेयर्स पढ़ते हुए ये सब चीज़ों को ऐड ऑन करते चलिए अपने नोट्स में। तो पर्यटन क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान हो, दुबई वगैरह को देखिए, कुछ था ही नहीं उसके पास, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा दे करके वो बहुत आगे निकल चुका है, अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। तो पर्यटन को इसलिए बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि बिम्स्टेक के सभी देश एक मंच पर ऐसा करें। मत्स्य पालन की बात की जा रही है, तो मत्स्य पालन में तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत है, जैसा एक बार फिर से आप मैप देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये जो नाम ही है, नाम क्या है यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, तो यानी कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के सभी देश ये हैं। तो देखिए जरा पर यहाँ पर कि भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, सभी समुद्री सीमा से जुड़ते हुए हैं ये सभी देश। तो मछली पालन की कितनी ज़्यादा समस्या है, यहाँ पर मत्स्य पालन हो सकता है मछली को पकड़ने की, तो सहयोग बनाए। आप देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, कई बार भारत के मछुआरों को श्रीलंका वहाँ अरेस्ट कर लेती है, श्रीलंका के मछुआरों को भारत सरकार पकड़ लेती है, वहाँ के सैनिक। तो लेकिन अगर सहयोग अच्छा है तो फिर जल्दी छूट जाते हैं, फिर वो आगे प्रोसेस में काम होता है। तो इन सब चीज़ों पे सहयोग करने की ज़रूरत है इन सबों को, ताकि यहाँ पर किसी तरह की मतभेद ना हो और समस्याएं नहीं आए। एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, तो एग्रीकल्चर में इन सभी देशों की जो खेती है वह क्या है, मानसून आधारित है। अगर मानसून अच्छा तो खेती अच्छी होगी, मानसून बुरा तो खेती चौपट। तो इस चीज़ों के लिए दूसरी बात, यहाँ पर सभी देश जो है परंपरागत खेती कर रहे हैं, यानी कि तकनीक का बहुत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भारत भी उसमें शामिल है। तो अगर ये तकनीक का इस्तेमाल करे, कृषि में साझेदारी बढ़ाए, नकदी फसलों को उपजाए, तो इस क्षेत्र की जो हमारी आबादी है, इस क्षेत्र की अगर आप देखें तो पूरे विश्व में यहाँ की जो आबादी है, बिम्स्टेक देशों की, पूरे विश्व की 21% आबादी यहीं बसती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है कि इन 7 देशों में विश्व की 21% आबादी है, लगभग 1/4 हो गया, आप समझिए। तो और वो आबादी क्या, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो अगर कृषि में सहयोग ये 7 देश करते हैं, तो यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा की बात की जा रही है वह उसकी पूर्ति होगी, भुखमरी की समस्या निपट पाएंगे। तो यह सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बिम्स्टेक पर भारत सरकार लगातार पहल करते रहे। बिम्स्टेक के जो उद्देश्य हैं, जो सोच करके हमने बनाया है, उसे जीवंत रखा जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, किसी दूसरे वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।